Okay, so someone was answering, so I let me. Okay, so basically we were on that question. Okay, why light pass from the window, which is quite thicker than a page, but it doesn't pass from the page. पेज जिसकी थिकनेस कम है उसमें से लाइट नहीं गुजरती, लेकिन शीशा जो जितना मर्जी थिकर ले लें उसमें से लाइट गुजर जाती है. सो व्हाई दिस इज द केस? लेट्स सी हु इज लाइक टू आंसर इट. ओके, मोहम्मद अहमद, यू कैन आंसर. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. So when we talk about the paper, we may regard it as an opaque thing, depending upon the material through which it is made up of. Since it is being made from the cellulose or fiber, which cannot transmit light. While when we talk about the glass, it basically consists of such material which can easily penetrate the light through it. Because when light, specifically when we talk about the visible light, it does not excite the electrons present within the glass material, so they can penetrate through it. So they are regarded as the translucent or transparent medium. Okay. So it doesn't matter upon the thickness. Okay, while so it's talking about not matter of thickness, it's about okay, how these things are made up of. yes. So if we do doping, or maybe we could make some heterostructures. So will the यानी अगर मिरर है एक थिकनेस का है, उसमें से लाइट गुजर रही है, हम उसमें कोई डोपिंग कर देते हैं या कोई और एलिमेंट ऐड कर देते हैं, सो कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा, सारी बात है. सो विल इट रिमेन ट्रांसपेरेंट टू लाइट और नॉट? Okay, again there could be many. Okay, let's see what Falak has to offer us. सर एक दफा क्वेश्चन रिपीट कर दें जो भी आपने डोपिंग वाला किया, फिर मैं शायद उसका आंसर कर सकूं. मतलब मैं जस्ट कहने का है कि बेसिक उन्होंने आंसर दिया कि इट्स अबाउट द हाउ द मटेरियल इज मेड अप ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल. ग्लास के लिए वो डिफरेंट है, कागज के लिए डिफरेंट है. व्हाट आई सेड कि अगर मैं किसी तरह जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दूं, ग्लास का लेस मैं उसमें कुछ थोड़ी सी डोपिंग कर देता हूँ किसी और एलिमेंट की, मतलब मैं उनका कॉम्बिनेशन चेंज कर रहा हूँ, तो क्या ये आंसर वहाँ पे अप्लाई होगा कि जो है लाइट रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी फ्रॉम मिरर? अगर तो वो विजिबल की रेंज में फॉल कर रहा होगा तो लाइट वहां से डेफिनेटली वहां से फिर रिफ्लेक्ट होगी. अगर डोपिंग करने से हमारा मटेरियल विजिबल रीजन में आ जाता है, या फिर अगर हम अल्ट्रा वायलेट लाइट की तो बात उस टाइम पे नहीं करें क्योंकि सन रेज है वो विजिबल जो हमारे तक आ रही है वो विजिबल की रेंज में है. तो अगर हमारा मटीरियल उसका बैंड गैप विजिबल की रेंज में आ जाए तो फिर वहां से लाइट पास कर सकती है. दिस इज व्हाट इज बेसिकली द, जैसे देखे ना हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर स्टार्ट करते हैं तो द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन हम जो 9th और फर्स्ट ईयर को पढ़ाते हैं वो कौन सी डेफिनेशन है? फिजिकल क्वांटिटीज. ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और फिजिक्स में हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं. सो ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसलुकेंसी, these are not physical parameters in a way जिसे हम calculate कर सकते हो ना. So the physical parameter which can be associated here is band gap. And band gap किस चीज का? The paper and the mirror, and how it related to input light through the wavelength. अब मैंने आपको हिंट दी है, नेक्स्ट क्लास में आई वुड लाइक a more one can say a better answer. There is a relation कि जब बैंड गैप और वेवलेंथ
इन सम यूनिट्स इक्वल है, ग्रेटर है या लेस देन है, तो क्या होगा? उसको जाहिर आप वेवलेंथ और वो जो बैंड गैप है वो एनर्जी की टर्म में है, वो वेवलेंथ मीटर की टर्म में है। तो देयर भी हैज टू बी सम फैक्टर जो कि उनको डायमेंशनली करेक्ट इक्वल करेगा, लेकिन उनका रिलेशन है विच मेक्स इट श्योर कि अगर ये रिलेशन फुलफिल हो रहा हो, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो, वो चाहे वो कोई भी लाइट हो, आइदर इट्स यूवी, इट्स आईआर, इट्स एक्स रेज, अगर वो लिमिट पूरी हो रही है तो वो ट्रांसपेरेंसी ऑब्टेन करेगा या वो पैक बन जाएगा बाय जस्ट सीइंग थ्रू के बैंड गैप वेवलेंथ के हिसाब से क्या है, ग्रेटर है, लेस देन है, वो इक्वल टू है। सो दिस वाज द आंसर व्हिच आई गिव। सो आई वुड से कि यही इस सेंस में आंसर जो है, क्योंकि फिजिकल पैरामीटर्स में है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम किसी टर्म में बता सकते हैं, यूनिट्स में। यस अहमद, यू कैन ऐड। सर यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर उसके इलेक्ट्रॉन, मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट नहीं हो पा रहे उस सर्टेन लाइट से, लेट्स सपोज वो विजिबल लाइट है, जी जी तो अगर वो एक्साइट नहीं हो सक रहे हैं तो इट विल पेनिट्रेट, वो पेनिट्रेट कर जाएगा, ट्रांसमिट कर जाएगा वहां से। जी और जी जी अगर वो एक्साइट कर देता है कर अगेन, बिल्कुल आपका ठीक आंसर, लेकिन अगेन एक्साइटेशन इज नॉट अ फिजिकल थिंग। एक्साइटेशन ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम कह लें पैमाइश कर सके ना कि उसने एक्साइट होके 10 मीटर का जंप लिया। इट्स फ्रॉम शेल टू शेल, और उसमें फिर देयर सम अदर फिजिक्स गोइंग अराउंड। लेकिन जो हम एक इजी फिजिक्स टर्म में, या जो हम बेसिकली सिंपली हमें मालूम है, एक मटेरियल है, देयर इज अ ग्लास, यू कैन इजीली लुक आउट फॉर द बैंड गैप ऑफ अ ग्लास, ये आपको फौरन निकल आएगा, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ग्लास। इनपुट लाइट है, वी ऑल नो द वेवलेंथ रेंज फॉर विजिबल, फॉर ultraviolet, for IR, for X-rays, for radio waves, and we can simply make a comparison of them by without any going through the internal structure or the electronic structure or the stuff like that ना। बाकी yes, जी जी ओके, कमल लाइक टू ऐड समथिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारे पास ये जो कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन होता है और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है, ये फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटीज हैं या नहीं? डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली जरूर है। मतलब हम ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के सेंस में हम इस क्वेश्चन का मतलब आंसर ना करें तो बेटर है। नहीं कर सकते हैं ये अच्छा, सबसे आई वुड जस्ट ये एक अच्छा हमारा चले पॉइंट, पहला क्वेश्चन ही हमारा डिस्कस हो रहा है, तो यही चीज है जो मैं आपसे इनफैक्ट सीखूंगा, आप मुझसे सीखेंगे। तो द थिंग दैट इज कि एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपसे एक और ऐड पूछ लेता हूँ, एक दीवार है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन दीवार नहीं हिल रही, क्यों? अब कोई से आंसर करेगा न्यूटन थर्ड लॉ की शक्ल में, एक्शन एंड रिएक्शन। कोई से आंसर करेगा नर्शिया की टर्म में कि दीवार का नर्शिया ज्यादा है, इसलिए वजह से हम उसे नहीं मूव कर पा रहे। अगर इफ वी हैव सम सुपर पावर, हम उसके नर्शिया को ओवरकम कर लें, सो वी कुड डू। सम विल से एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल, सो दे कैंसल ईच अदर। सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग, देयर इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन कि मैक्सवेल मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाट डज इट मीन? अब इसकी अंडरस्टैंडिंग हर लिहाज से ली जा सकती है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इस हमारी फिजिक्स की बुक में उसकी एक से ज्यादा कैल्विन स्टेटमेंट है और क्लासिस स्टेटमेंट है। सो मकसद कहने का है कि इट विल नॉट बी लाइक के जो मैं कह रहा हूँ दैट शुड बी द फाइनल टर्म। आप की जो अंडरस्टैंडिंग है वो, अगर आपको लग रहा है कि आप उसे इजीली डिफेंड कर रहे हैं और आप उससे मुतमईन हैं, तो आप मेरी बात से हरगिज गैर मुतमईन हो सकते हैं। उसमें बिल्कुल हर्ज नहीं है। मैं वो अपने बहुत से टीचर्स की स्टेटमेंट से गैर मुतमईन रहता हूँ, लेकिन उसका डजंट मीन के वो मेरे उस्ताद नहीं है। वो मेरे उस्ताद है, उन्होंने एक बात की, मैंने सुन ली, मेरे ख्याल में शायद वैसे नहीं थी, मैंने अपने तक रखी, ठीक है। जब नेक्स्ट मुझसे कोई पूछेगा तो मैं उसको उस तरह नहीं बताऊंगा जैसे मुझे बताया गया, बट आई विल टेल इनफ वे कि जैसे मुझे लगता है वो ठीक है, बेस्ड ऑन के जो मेरी नॉलेज है।
और वो ज़ाहिर वो में लिमिटेड होगी कहीं तो। सो जस्ट टू मेक इट श्योर कि ग्रुप में भी होंगे आप, तो ऑलवेज मेक श्योर कि हीटेड डिबेट नहीं होनी चाहिए। ग्रुप्स में होती है यूजुअली कि नहीं ये तो इसका आंसर यही है, ये ऐसे ही हो सकता है। अभी इनफैक्ट आपने की से कोई अंदाजा लगाया होगा कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। अब जब आपके मार्क्स आएंगे, बल्कि इनफैक्ट आई विल प्रे कि आप में से किसी के भी मार्क्स ना आए, आप सबके मार्क्स गायब रहे, क्योंकि जिनके मार्क्स गायब होते हैं उसका मतलब होता है कि उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई है, और जिनके मार्क्स शो होते हैं उनका मतलब होता है कि उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। जिनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, इंटरव्यू के हो जाता है, फिर फाइनल आखिर में जाके उनके मार्क्स शो होते हैं। सो अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपको जब तक सिलेक्शन नहीं होती आपको आपके टेस्ट के मार्क्स नहीं पता लगेंगे। लेकिन अगर आप जब पता लग जाएंगे जब भी, तो आप देखेंगे कि आपके टेस्ट के मार्क्स उतने नहीं है जितने आपने यानी गेस किए होंगे ना। आइदर इट कुड बी 1 or 2 मार्क्स मोर, आइदर इट कुड बी 1 or 2 मार्क्स लेस। द डिफरेंस इज की कि जब हम की बना रहे होते हैं, वो पीपीएससी के जो इंस्ट्रक्टर है उनकी की के साथ थोड़ा डिफरेंट होता है। मैट्रिक लेवल इंटर लेवल पे पेपर आप चेक कर रहे होते हैं, एमसीक्यूज की में फर्क होता है, हम जो कह रहे होते हैं बट दे आर डूइंग। सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ नॉलेज के इख्तलाफात हो सकते हैं और वो इल्म की बुनियाद पे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उसे अगले को समझा सकते हैं, आपने ट्राई की और वो समझ गया, वेरी वेल। अगर नहीं होता तो सिंपल आपका अपना आप सिंपल उसे इजी होके अपने तक रखें। आपने को मकसद कहने का है कि अगर आपके ख्याल में आप ठीक है तो आप इंटरव्यू को उसका चीज को आंसर दें और उसको डिफेंड करें। बाज़ औक़ात इंटरव्यू क्या कर रहा होता है कि वो आंसर ठीक होता है, उसके नॉलेज के मुताबिक ठीक नहीं होता, लेकिन जब आप उसे डिफेंड करते हैं तो उसको भी वो अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज ऐसे भी देखी जा सकती है। और बाज़ औक़ात वो वैसे ही चेक कर रहा हो आपको कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए। द सिंपल समरी ऑफ दैट कि अगर आपको लगता है कि आपने जो आंसर दिया है वो आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए लॉजिकल फैलिसी नहीं होनी चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, तो आप उसके साथ सस्टेन कर सकते हैं। वो चाहे मैं ही क्यों ना उस लॉजिक के अगेंस्ट जा रहा हूँ, वो आपको जो इंटरव्यू बैठा हुआ है वो ही क्यों ना जा रहा हो, लेकिन हिटी डिबेट ना हो, ना मेरे साथ, ना ग्रुप में किसी के साथ, ना इंटरव्यू के साथ, तो बिल्कुल नहीं। मेरे साथ या ग्रुप वाले के साथ करने को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इंटरव्यू के साथ करेंगे। आई हैड अ फ्रेंड जिन्होंने ऐसे ही कोई बात हुई तो उन्होंने किसी क्वेश्चन पे चैलेंज किया ना कि ये सर क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ऐसे था जो आपने पूछा है, तो वो ज़ाहिर बात है उन्हें बुरा लग गया शायद उस चीज़ का। तो उन्होंने ना सिर्फ उससे प्रेजेंटेशन ली, उन्हें बल्कि इनफैक्ट टॉपिक दिया कि अच्छा आप ये टॉपिक मुझे बोर्ड में समझा दें। यूजुअली बोर्ड पे नहीं वो आपको भेजते, तो उन्होंने बोर्ड पे लेक्चर दिया, उस पॉइंट को समझाने की कोशिश की 10-15 मिनट में। इट वेंट ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट्स इंटरव्यू, और उनको उन्होंने आई थिंक 20 मार्क्स दिए इंटरव्यू में 100 में से, एंड ही वाज ओनली, इट वाज द लोएस्ट मार्क्स। और वो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो शायद कंसेप्चुअली मुझसे भी ज्यादा साउंड है। लेकिन वो ग्रज आ गया। जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट कि अगर आपको लग रहा है कि वो कोई चीज नहीं उसे आपकी ले रहे, तो खामोश इख्तियार करें, दैट्स इट। क्योंकि दो आपने बेसिकली 3 लोगों को वहां पे कन्विंस करना है कि आपको वो मार्क्स दें रीजनेबल अच्छे। तो अगर एक शख्स आपसे नहीं हो रहा, अंडरस्टैंडिंग में आ रहा, तो जस्ट ट्राई टू अवॉइड, बाकी 2 विल मैनेज इट। क्योंकि होना तो सामने है ना, एक कि 10 में से 10 क्वेश्चन आपने आंसर ठीक दे दिए, दूसरे के 5 में से 10 दे दिए, तो इट डजंट मीन कि आपको वो 5 वाला 50 कहेगा और बाकी भी 50 देंगे। दे ऑल हैव सम रेशो। ओके, सो hopefully okay, so one of the leading question could be कि possible type of Bravia lattice in 2D and 3D। तो 3D में 14 है, 2D में 5 है, और बेसिकली इट्स अबाउट सिमेट्री के किस तरह आप उसको सिमेट्रिकल देख सकते हैं, ट्राइकल, यूनिकली, हेक्सागोनली, और फिर उसके बाद आगे उसकी क्या टाइप्स बनती हैं। दिस इज नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन मोर लेस। ओके, व्हाट डज द मिलर इंडिसेस इंडिकेट? मिलर प्लेन्स, मिलर एक्सिस, व्हाट डज इट इंडिकेट्स अस? इस पे कोई बताना चाहे तो हैंड रेज कर ले।
Okay, Kanwal, raise a hand first. Okay. जी सर, ये मिलर इंडिसेस जो हैं वो हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर के प्लेन्स और उनके एक्सिस के बारे में बताते हैं, और जो लेक्चर आपने शेयर किया था उसमें जो ज्यादा डिस्कशन हुई थी वो प्लेन्स को लेकर हुई थी कि हम Okay. मिलर इंडिसेस को यूज करते हुए कैसे प्लेन्स फाइंड कर सकते हैं। Why we need mirror planes? प्लेन्स कि सर हमें उनकी ज़रूरत इसलिए होती है कि जिस तरह मतलब जिस तरह उधर एक डिस्कस किया गया था कि हमारे पास एक पॉइंट है तो आप उसको 3 डायमेंशनल में किस तरह से, आप ये नहीं एक ट्रायंगल की बात कर रहे थे कि आप उसकी साइड्स को परपेंडिकुलर या बेस, आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये लोअर है ये परपेंडिकुलर है और ये इस तरह से, आप उसको प्रॉपर फिजिकल मीनिंग में उसको रिप्रेजेंट करते हो। तो इसी तरह जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें भी हमारे पास जो प्लेन्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है, तो हम उस टर्मिनोलॉजी में उनको बताते हैं। Exactly. जी जी बिल्कुल आपने ये ठीक बताया। Let मोहम्मद अहमद add something to add. Otherwise I will add. सर उन्होंने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि ये जो बेसिकली मिरर इंडिसेस होते हैं ना, ये इंडिकेट करते हैं सर्टेन स्ट्रक्चर को। मतलब सर्टेन स्ट्रक्चर्स के लिए हमें मिरर इंडिसेस ये ईज प्रोवाइड करते हैं कि हम बता सकें कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है आपके पास कौन से पैटर्न्स बेसिकली एचकेएल वैल्यूज के डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर होगा। ओके अब इससे नेक्स्ट यानी ये बिल्कुल ठीक आंसर है कि सिंपल है कि जैसे मैंने ट्रायंगल की एग्जांपल दी थी कि मैं कहूं कि मैं जो है वो वाली साइड जो है ना उसकी लंबाई मालूम कर दे, एक्स मालूम कर दे और वो उस साइड को शो कर रहा है। हम हर वक्त डायग्राम नहीं बना सकते, सो देयर हैज टू बी सम टर्मिनोलॉजी जो कि हमें ओरली एक्सप्रेस करने में आसानी दे के वी नीड टू फाइंड द हाइपोटेनियस और द बेस और द परपेंडिकुलर। तो ये ऐसे यहाँ पे है कि एक क्रिस्टल जो है अगर हम 3D में ले रहे हैं तो उसकी 6 फेसेस हैं, क्यूब है अगर तो उसके फिर 6 फेसेस हैं, टॉप डाउन लेफ्ट राइट। अब हम उसे कहें अच्छा वो लेफ्ट वाले को पे आप XRD करके मुझे दिखा दे, सो इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग। वो लेफ्ट कुछ भी हो सकता है, मेरा लेफ्ट कुछ और होगा, उसका लेफ्ट कुछ और होगा। सो व्हेन आई विल से कि 100 प्लेन को स्टडी करें, सो इट्स वेरी टेक्निकल के उसे पता होगा कि हम कर क्या रहे हैं। रिसर्च में आ जाएं आप, एक शख्स ने रिसर्च की एक क्रिस्टल के एक साइड पे उसने XRD की या कुछ भी किया फॉर सम सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट, और उसने उसको रिसर्च पब्लिकेशन में डाल दिया। अब जो उसको रिपीट कर रहा है या जो उसको रीड आउट कर रहा है, इट हैज टू बी क्लियर कि उसने क्रिस्टल का कौन सा फेस लिया। सो लेफ्ट राइट टॉप डाउन ये चीजें इज नॉट फिक्स, हर किसी के लिए मुख्तलिफ होती हैं। आप किस एंगल पे देख रहे हैं ये चीज चेंज हो जाती है। आप पेज ऊपर किस तरह आप पढ़े उससे लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। सो दैट वाइज दे हैव 100 111 001। सो द लीडिंग क्वेश्चन टू इट शुड बी कि ऐसा क्यों होता है। क्या अभी हमने जैसे कहा कि क्रिस्टल है और क्रिस्टल की यूनिट सेल की तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होती हैं, तो हमें फेसिस की जरूरत ही क्यों है। अगर मैं एक क्रिस्टल को मैंने स्टडी किया, उसकी जो प्रॉपर्टीज आ गई, तो क्या वो तमाम फेसिस के लिए सेम नहीं होंगी। मैं क्यों यानी 100 को लैदा पढ़ रहा हूँ, 010 को लैदा पढ़ रहा हूँ, 001 को लैदा पढ़ रहा हूँ, वाई। क्या उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी या सेम होंगी? इजंट दे शुड बी सेम। अगर इस्माइल हैव रेज हैंड, लेट्स सी कि अगर ही इज लुकिंग टू आंसर। सैफ कैन आंसर एज वेल, लेट्स सी हु अनम्यूट फर्स्ट। Okay, Saf, you are unmuted. You can. Okay. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अगर तो हमारे पास फॉर एग्जांपल फेस सेंटर्ड है तो हर उसके फेस पे एक पड़ा हुआ एटम सेंटर पर। सिंपल क्यूबिक ले लें, लेट्स सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक ले लेते हैं हम। सर आई थिंक के सेम होनी चाहिए प्रॉपर्टीज। ओके, मैं बाकी भी कुछ ने हैंड रेज किया, उनसे भी ऐड ऑन करवा लें। इस्माइल हैं पहले, होपफुली देख कैन आंसर, फिर मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। देन वी हैव कंवल, व्हाई इट्स नॉट अनम्यूटिंग। सर जी जी। सर अगर हमारे पास सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास प्रॉपर्टी सेम ही होंगी।
और अगर वो प्लेन के अराउंड या एक्सिस के अराउंड सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फिर हमारी प्रॉपर्टीज वेरी कर सकती हैं। ओके, लेट जस्ट मी ऐड, यानी आपका सिमेट्री के लिए आंसर ठीक है, बट आई वुड लाइक टू ऐड सम पॉइंट, सो लेट मी जस्ट सी इफ Ismail could add. He is unmuted. Okay, so he is not answering, so I would कंसीडर के मैं ही बताता हूँ। ओके, आपके आंसर्स ठीक हैं, लेकिन मैं जैसे इसमें एक टर्म ऐड करना चाह रहा हूँ, दैट इज आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक। वी हैव क्रिस्टल्स व्हिच आर आइसोट्रोपिक, इनफैक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली एनाइसोट्रोपिक होते हैं, एमॉर्फस यूजुअली आइसोट्रोपिक होते हैं। सो एनाइसोट्रोपिक का मतलब है कि हर एंगल पे आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेंगी और आइसोट्रोपिक का मतलब है कि हर साइड पे, हर एंगल पे आपको एक जैसी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। सो बेस्ड ऑन दैट कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो आइसोट्रोपिक हैं, उसके लिए हर एंगल पे प्रॉपर्टी सेम है, उसमें हम फेस की बात ही नहीं करेंगे, वी विल जस्ट सिंपली से कि NaCl क्रिस्टल को हमने स्टडी किया, दैट्स इट। लेकिन कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होंगे जब हमारे पास 100 समथिंग पॉसिबिलिटीज, 100 तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, फिर उनके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 2 के, 3 के, 4 के, सो वी हैव लॉट ऑफ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज टू मेक क्रिस्टल्स। अब जो उनमें कई एनाइसोट्रोपिक भी होंगे, अब एनाइसोट्रोपिक के लिए हर फेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज देगा, इनफैक्ट हर प्रॉपर्टीज के लिए हर फेस डिफरेंट, जिसकी वजह से फिर हम टेंसर डिफाइन करते हैं, एनाइसोट्रोपिक को शो करने के लिए टेंसर यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव द फेस थिंग, मिलर इंडिसेस, मिलर प्लेन्स, ताकि वो चीज एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हुए हमें इजीली मैनेज हो सके। ओके, सो देयर इज अ थिंग, कैन यू मेक 110, तो वो आपको कह सकते हैं मुझे ये बना दें, तो यू विल हैव द पेज एंड व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रू अ क्यूब और 1 यानी आप पॉइंट लेंगे 2 और तीसरा आप स्पेस में लेके वहां से एक बना लेंगे। आई थिंक इट विल बी लाइक सम ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। ओके, next thing is what is packing fraction. Okay, Aisha like to add something if. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आयशा। सर, मुझे पूछना था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रोपिक क्यों होते हैं और अमॉर्फस आइसोट्रोपिक क्यों? बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करें तो आप की जो प्रॉपर्टीज है वो क्रिस्टलाइन में किस तरह है, वो एक पीरियोडिक अरेंजमेंट में है, तो आप जब उसको डिफरेंट एंगल्स पे देखेंगे तो वो डिफरेंटली बिहेव करेंगे, क्योंकि आप हर डिफरेंट एंगल पे उसको एक डिफरेंट ओरिएंटेशन में देख रहे हैं। जबकि एमॉर्फस में क्या है कि एक इरेगुलर पैटर्न है, तो मोर लेस जब आप इरेगुलरिटी की बात करते हैं, बेसिकली एवरेजेस की बात करते हैं, तो मोर लेस वो चीजें जो है वो सेम इंडेक्स में आ जाती हैं। बाकी इस पे एक अच्छा क्वेश्चन है इन अ फिजिक्स डेप्थ, तो ये मैं आपसे, ये जो मैंने आपसे शेयर किए इनके मैं अभी साथ साथ, अभी तो हमने सिर्फ क्वेश्चन है, इसमें कुछ कुछ मैं आंसर भी ऐड करके आपसे शेयर कर दूंगा, ये पेज फाइल, आई कुड ऐड दैट थिंग एज वेल, diagram probably. Okay, the next is packing fraction, someone like to add? सर मैं ना इस पे एक जगह पे मैंने स्टडी किया था कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, सर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी आ रही है। क्रिस्टल जो हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं यूजुअली, और जो अमॉर्फस है वो आइसोट्रोपिक हैं, लेकिन सारे क्रिस्टल जो हैं वो एनाइसोट्रोपिक नहीं होते, जैसे सिंगल क्रिस्टल, पॉली क्रिस्टल्स हैं। तो जो हमारे पास आप कह लें कि सिंगल क्रिस्टल है वो एनाइसोट्रोपिक ही रहते हैं हमेशा, लेकिन पॉली क्रिस्टल जो है वो आइसोट्रोपिक भी हो सकते हैं और एनाइसोट्रोपिक भी हो सकते हैं। जी जी, मैंने भी टर्म यूजुअली यूज किया है, क्योंकि एज आई सेड कि हमारे पास 100 बल्कि 1000 और बल्कि 10,000 ऑफ पॉसिबिलिटीज है, सो वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। सो यानी पॉलीक्रिस्टलाइन में देखो कि यही है ना कि हम एक से ज्यादा उसमें स्ट्रक्चर आ रहा है, वी विल अप्लाई द लॉ ऑफ एवरेजेस, एंड लॉ ऑफ एवरेजेस आर वेरी फनी एंड इंटरेस्टिंग थिंग के जब आप एवरेजेस लेते हैं तो चीजें जो है वो एग्जैक्टनेस की तरफ जानी शुरू हो जाती हैं, एंड isotropy is basically the exactness and anisotropy is
the weirdness. So okay, so the next basically we are going towards the packing fraction. So if they ask what is packing fraction, so Nabila I think would like to answer, okay, how you would define a packing fraction for a crystal in a known book definition. Assalamualaikum. जी जी नबीला, वालेकुम Sir, अस्सलाम. packing fraction मतलब our structure is loosely packed or tightly packed. For example, if packing fraction is greater than 0.74%, then it is tightly packed. Otherwise, it is loosely packed. Okay, let's suppose I have 10 balls. I have a box. उस बॉक्स में आपने balls रख दी हैं. So how you would apply the definition of packing fraction to that box? Basically, what is physically the packing fraction is in that scenario of a box and some balls? Okay, anyone other like to add? Can सर आई थिंक ये रेशियो ऑफ ऑक्यूपाइड वॉल्यूम टू द होल वॉल्यूम है जी जी बिल्कुल. कि हमारे पास एक क्यूब है तो उसका जो टोटल वॉल्यूम है उसमें से कितना ऑक्यूपाई हो गया वो ठीक हो पैकिंग गया. है, पैकिंग फ्रैक्शन कहलाती है. जी जी. तो फेस सेंटर्ड में और फेस सेंटर्ड की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसमें कॉर्नर के अलावा हर फेस के ऊपर भी जो है वो एटम्स पड़े हुए हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. इससे कम हो जाएगी बॉडी सेंटर्ड की क्योंकि वो फेस के अलावा सिर्फ एक है जो पूरी बॉडी में है जो ऑक्यूपाई करेगा. और सबसे कम जो है वो पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक की निकलेगी. इस सिंपल क्यूबिक और जो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड है इनको हम लोअरली पैक्ड कहते हैं. और हेक्सागोनल और जो हमारे पास एफसीसी है वो उनको हम कहते हैं कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली. अच्छा. टाइटली पैक्ड है. लेकिन सर एक क्वेश्चन है कि डायमंड जो है, जी जी. डायमंड में सर डायमंड भी एफसीसी है, उसमें 2 एफसीसी होते हैं लेकिन ओवरऑल उसकी पैकिंग फ्रैक्शन जो है सर वो सबसे कम है. जी जी यही मैं बात 34%. करने लगा. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर के हाउ यू अलाइंड इट. ठीक है वो एफसीसी है ओके लेकिन उसमें जो कार्बन एटम्स की अलाइनमेंट है, जैसे मैं एग्जांपल आप ले लें, जैसे मैंने अभी बॉल की एग्जांपल दी. एक बॉक्स है, आपके पास इतनी बॉल्स हैं कि आप बॉक्स में उसे रख सकते हैं. आपके पास एक बॉक्स है और आपके पास ब्रिक्स हैं और वो ब्रिक्स को भी आप इस तरह रख सकते हैं कि वो बॉक्स कवर हो जाए. तो मुझे बताएं पैकिंग फ्रैक्शन किसकी ज्यादा होगी, बॉल्स की, सर ब्रिक्स की या सेम होगी? ब्रिक्स की सबसे ज्यादा बिल्कुल. होगी. अब ब्रिक्स की क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसके जो यानी हम उसे ब्रिक को एटम तो नहीं कह सकते लेकिन जो वो एक यूनिट है वो अलाइन खुद को यूं करता है कि वो स्पेस कम छोड़ता है. जबकि बॉल जो है वो कुछ इस तरह से उनकी शेप कुछ इस तरह से है कि वो अपने आप की स्पेस ज्यादा छोड़ जाती हैं. इस बेसिक एम्प्टीनेस भी कह सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट, व्हाट आर द सिमेट्रीज ऑफ क्रिस्टल? व्हाट इज मीन बाय सिमेट्री? सर सिमेट्री को स्टडी किया है. सर सिमेट्री ये है कि आप एक पॉइंट पे हैं तो वहां आप उसके ऊपर अगर कोई सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो आपको दोबारा वैसा ही नजर आएगा. ठीक हो गया. हम कहते हैं कि ये इसमें सिमेट्री पाई जा रही. ठीक है. इसमें 4 ऑपरेशंस है. Okay, I think Ismail would also like to add something to it. जी सर. Yes, Ismail, you can add. I think so. Okay, you can now. सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है. Sir, actually, lastly, you have unmuted me, but due to internet intervention, I cannot answer the question. Sir, basically, symmetry in a crystal, it is a group of symmetry operations which remain invariant the crystal. Mhm. Okay, what is main difference between invariant and covariant?
ओके, सो ये बेसिकली दो डिफरेंट सिमिलर यूज होने वाले टर्म। इनवेरिएंट होता है कि आपकी चीज का एज इट इज उसी तरह वापस आ जाना, जैसे कि क्यूब है और आप क्यूब को 90 डिग्री घुमाएं और कंसीडरिंग वो हर साइड से सेम है, तो वो एक दोबारा आ जाएगा फेस ना। तो कोवेरिएंट होता है कि उस जैसी शेप का आ जाना, मे बी उसकी जो है वैल्यू चेंज हो। जैसे यूजुअली फॉर आई थिंक क्रिस्टल, ये कोवेरिएंट को यूं कह सकते हैं कि आपका वो फेस वही आ गया लेकिन मे बी उनकी जो कलर डिफरेंट है हर क्यूब फेस का। ये यूजुअली हम रिलेटिविटी में यूज करते हैं। इधर यहाँ पे हम यूजुअली इनवेरिएंट यूज करते हैं। इनवेरिएंट मीन नो चेंज, कोवेरिएंट मीन देयर इज अ चेंज, लेकिन जो उसकी शेप है वो सेम है, वैल्यू डिफरेंट हो सकती है या उससे रेलिवेंट एसोसिएटेड कोई पैरामीटर डिफरेंट हो सकता है, शेप नहीं चेंज हो सकती। ओके, एंड देन देयर इज अ डिस्कशन ऑफ स्पेस ग्रुप। स्पेस ग्रुप इज बेसिकली अ वेरी डीप टॉपिक, लेकिन इसको सिंपल अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि जो आपका बेसिकली सिमिट्रीज हैं, अब देयर जैसे 4 टाइप्स की सिमिट्री है, इन्वर्जन है, रिफ्लेक्शन है। फिर एक क्रिस्टल में कौन कौन सी सिमिट्री पॉसिबल है? क्रिस्टल सिंपल क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। तो एक क्रिस्टल, जैसे मैं मिसाल के तौर पे एक सिंपल क्यूबिक लेता हूँ और एक मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेता हूँ, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होगा? पहले कि वो सिंपल क्यूबिक है, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, उनकी साइड्स का, उनके एंगल्स का। फिर कौन कौन सी सिमिट्री जो है वो सिंपल क्यूबिक पे अप्लाई होती हैं और कौन कौन सी सिमिट्रीज फेस सेंटर्ड पे अप्लाई होती हैं, इन्वर्जन होती है कि नहीं, रिफ्लेक्शन होती है तो किस एंगल पे होती है। सो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स एसोसिएटेड। तो स्पेस ग्रुप बेसिकली क्या करता है, अगेन वही बात जैसे मिलर प्लेन वाली, कि हम मिलर प्लेन क्यों करते हैं, तो जस्ट टू मेक द कैटेगरी ऑफ सिमिट्रीज एटम्स अकॉर्डिंग टू द सिमिट्रीज, कि NaCl का सिमिट्री स्पेस ग्रुप कुछ और होगा, KCl का कुछ और होगा, PrVO3 का कुछ और होगा। तो बेसिकली वो क्या बेसिकली बताता है जो स्पेस ग्रुप कि इसमें कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशन हो सकते हैं, यानी कोड वर्ड होंगे। स्पेस ग्रुप बेसिकली जब अगर आप पढ़े किसी भी जस्ट राइट NaCl स्पेस ग्रुप, तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा जिसमें एक नंबर होगा, फिर एक लेटर होगा, एक से ज्यादा लेटर हो सकते हैं। सो बेसिकली वो क्या इंडिकेट कर रहे होते हैं, वो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि उसमें कौन कौन सी सिमिट्रीज है। अब देखे ना, अब वो कोड वर्ड्स हैं। अब एज आई सेड कि ये बड़ा डीप टॉपिक है और इसके लिए बड़ी CSS टाइप की आपको क्रैमिंग भी चाहिए उस सारे को याद करने के, जो मुझे भी नहीं आता और मैं मोस्टली को भी नहीं आता। जरूरत भी नहीं है, गूगल है, निकाल लें, निकल आएगी और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना वर्कआउट कर लें। सो PPSC के लिहाज से अगर वो पूछते हैं तो जैसा आपने इतना ही बताना है कि सिमिट्रीज के लिहाज से क्रिस्टल को डेजिग्नेट करना स्पेस ग्रुप कहलाता है। 230 स्पेस ग्रुप्स हैं आई थिंक, जो कि जैसे 14 ब्रेवियस लेटसिस है कि लेटस के साइड्स और एंगल्स के लिहाज से 14 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। और तमाम सिमिट्रीज को इंक्लूड करते हुए जो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं वो 230 है, इसके अलावा नहीं है। जो भी कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा 230 में ही आएगा सिमिट्री के लिहाज से, और अकॉर्डिंगली हम उसको उसके स्पेस ग्रुप में रख लेंगे अगर कोई नया डिस्कवर होता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब इसमें होपफुली यू विल गेट द पॉइंट व्हिच आई स्टार्टेड के वी विल नॉट बी डूइंग लेक्चर्स हियर, क्योंकि देखें ना, हम लेक्चर्स करेंगे तो ये चीज नहीं हम कर सकते, और आई थिंक ये जरूरी है। अभी तो चले फर्स्ट डे था, कुछ ने बोला और एक्सक्यूज टू दोस्त के जिन्होंने हैंड रेज किया, लेकिन मैंने उनको मौका नहीं दिया क्योंकि उनसे पहले कोई वो आंसर दे चुका था। सो जस्ट टू मेक श्योर के टाइम हम लिमिट में रहे, तो कईयों को मैंने तो ये हम यानी डिस्कशन होगी, कोई आंसर दे रहा होगा, कोई नहीं दे रहा होगा। आई वुड रिक्वेस्ट के जो सब आंसर करें, यानी मैक्सिमम जब भी आपको टाइम मिले। आप गलत कर देंगे कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे कोई आपको फिजिकली नहीं जानता। सो दिस इज द बेस्ट चांस कि एटलीस्ट मेक योर सेल्फ टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, क्योंकि इसलिए तो आप इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, कि आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करवाया जाए। और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि बोलना, और बोलना अच्छे तरीके से बोलना, क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज होता है, हम जितना चीज को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं क्लास में, यूजुअली हम इंटरव्यू टाइम नहीं करते। हम सोच रहे होते हैं कि ये अच्छा टॉपिक हम क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन इंटरव्यू टाइम हम शायद नहीं कर पाते। सो वो गैप को कवर करना। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब पार्टिसिपेट करें, हम इसी तरह की डिस्कशन रखेंगे।
जो मेरे सब्जेक्ट मेरे पास हैं, बाकी हर टीचर का अपना स्टाइल है, वो जिससे भी चलाना चाहे। क्वेश्चन आपके साथ शेयर हो जाएंगे, कुछ आप भी ढूंढेंगे, कुछ मैं भी शेयर अप करूंगा। और अल्टीमेटली जो होता है ना सब्जेक्ट, वो पता लगता है जब इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं, वो फौरन पता लग जाता है कि द वेरी फर्स्ट डे के कौन आया। सो फर्स्ट डे वाले यूजुअली अनलकी होते हैं इस लिहाज से, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि व्हाट दे आर गोइंग टू फेस। लेकिन ये चीज उन्हें फायदा होता है कि अगर वो थोड़ा सा भी अपने आप को डिफेंड करते हैं, उन्होंने कोई भी नहीं सिलेक्ट किया होता, तो उनपे स्कोर प्रेशर नहीं होता कि अच्छा इसको भी 70 दे दिया, इसको भी 72 दे दिया, अब ये अच्छा तो है लेकिन मैं इतनों को तो नहीं 70 दे सकता, तो उसको 68 दे दिए, 2 नंबर से वो सिलेक्शन से रह गया। सो यूजुअली ये चीज पहले दिन वालों के लिए फायदे में होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेट इन दिस केस के वो नहीं ये जानते कि कौन सा टीचर है। लेकिन बाकियों को ये फायदा होता है कि उन्हें पता लग जाता है कि ये टीचर है, इसकी ये स्पेशलाइजेशन है। जैसे कि लास्ट में फाक साहब थे, हर किसी को पता है वो सॉलिड के मायानाज बनते हैं, डीएफटी पे काम करवाते हैं, और दूसरे जो थे वो साइंस कॉलेज से थे, वो मॉडर्न फिजिक्स को ज्यादा डील करते हैं। सो एवरीवन नोज के क्लासिकल नहीं करनी, एमएमपी नहीं की जरूरत, एफएससी पे भी फोकस इतना ना करें क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी के बंदे आए हुए हैं। सो मोर और लेस they will ask the university staff thesis जरूर लेके जाएं। We will have a session on के how to defend your thesis without preparing the thesis, क्योंकि सारी thesis तो कोई भी नहीं कर सकता। तो एक सेशन हम करेंगे कि किस तरह आप thesis को इतना बयान कर सकते हैं कि वो मैनेजेबल हो जाएगा आपको, वो एटलीस्ट दे विल नो। उन्हें भी पता होता है कि जाहिर बात है हर कोई थीसिस प्रॉपर्ली थीसिस डिफेंस तो है नहीं। सो लेकिन इतना एटलीस्ट कि आप कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर सके। और फिर हमारे मॉक होंगे, एंड द मॉक विल बी द रियल थिंग के उसमें से फिर आप ही बोल रहे होंगे और आपने फिर बोलना ही है, जाहिर बात उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर आप एक रिहर्सल हो जाएगी। सो लेट्स सी कि एक मॉक होता है, 2 होते हैं, कि हाउ मेनी वी कैन हैव। सो होपफुली इट विल